रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत अलवर से, जहां पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। क्यूआरटी पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और क्यूआरटी ने भी 5 राउंड इस दौरान जवाबी फायर किए। एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है, कई यहां पर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। क्यूआरटी ने 13 गौवंश मुक्त करवाए। वहीं भिवाड़ी के चौपानकी थाना इलाके की ये घटना है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, अलवर में एक बार फिर से गौ तस्करों ने फायरिंग की। फिलहाल एक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हो गई है, क्या कुछ खुलासे अब तक हो पाए? जी, अलवर जिले की बात करें तो आए दिन गौ तस्करों और पुलिस के बीच में लगातार मुठभेड़ की वारदातें सामने आ रही हैं और लगातार गौ तस्करों के हौसले कदर बुलंद है कि पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया जाता है तो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया जाता है। इस तरीके की वारदात दो तीन दिन पूर्व भी सामने आई थी, जिसमें एक गौ तस्कर की पुलिस के एनकाउंटर में मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं गौ तस्करों के जिस तरीके के जो हौसले बुलंद हुए हैं, इसकी वजह से आए दिन लगातार आम लोगों के ऊपर पथराव करना और पुलिस के ऊपर फायरिंग करना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले बढ़ने से अलवर जिले में गौ तस्करों के जो हरियाणा से लगते हुए सीमावर्ती जो राजेंद्र, अगर हाल ही में हुई अगर घटना की बात करें, क्या कुछ घटनाक्रम रहा जिसमें गौ तस्कर, क्यूआरटी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी? जी, ये अलवर के चौपानकी थाना क्षेत्र का बुरा मामला है। क्यूआरटी की स्पेशल टीम और स्थानीय पुलिस का जो नाकाबंदी तोड़ करके गाड़ी जा रही थी, उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की तो जो गौ तस्कर हैं उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। उसके बाद 5 राउंड फायर किए गए थे जो क्यूआरटी की टीम है, और उनके द्वारा जब बदमाशों ने अपने आप को गिरता हुआ देखा तो अंधेरे में गाड़ी को दूसरी साइड ले जाकर के कुछ 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए, गौ तस्कर थे, और एक को पुलिस ने जब पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और जहां पर 13 गौवंशों को मुक्त करवा लिया गया है, फिलहाल उन्हें कहां पर रखा गया है, कहां पर भेजा गया है, और पूछताछ में क्या कुछ अभी तक राज उस गौ तस्कर ने उगले हैं? जी, जो गौवंश मुक्त कराए हैं उनका मेडिकल करवा करके गौशाला भिजवाया गया है, और गौ तस्कर जो है उससे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की गई है। उसके द्वारा बताए जो नाम है वहां पर पुलिस की टीम गई है, दबिश दी जा रही है ताकि उन गौ तस्करों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कहां से ये गौवंश लाए थे और कहां पर तस्करी के लिए पहुंचाना था, इस बारे में फिलहाल पर्दा उठ पाया इन तमाम बातों से? जी, ये जो गौ तस्कर हैं उनके द्वारा हरियाणा के क्षेत्र में ही लेकर के इन गायों को लेके जा रहे थे, और दूसरी साइड में बीच में अलवर डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया पड़ता है, वहां पर ये मामला जो है सामने आया। चौपानकी थाना क्षेत्र के गढ़पुर मोड़ का ये जो मामला है, वहां ये जो पुलिस और इनके बीच में मुठभेड़ हुई थी, जबकि ये हरियाणा के नारनौल क्षेत्र से गायों को भर के ला रहे थे, और नूह मेवात जो जहां पर ये गौ तस्करों के बड़े अड्डे बताए जाते हैं, वहां इन गायों को ले जाया जा रहा था। चलिए, शुक्रिया राजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, जहां पर क्यूआरटी ने 5 राउंड फायर किए थे, क्यूआरटी पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें, यहाँ पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे तमाम पूछताछ का दौर चल रहा है। वहीं पर 13 गौवंश मुक्त कराए हैं, जिन्हें गौशाला भेज दिया गया है। और अब बात कोख में कत्ल के मामले की। जोधपुर में आज आरोपी की पेशी होगी। आरोपी डॉक्टर हनुमान जानी की पेशी आज होगी। पीसीपीएनडीटी की विशेष कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। आरोपी डॉक्टर को पीसीपीएनडीटी सेल आरोपी का रिमांड भी मांग सकती है। भ्रूण जांच गिरोह के खुलासे की उम्मीद यहां पर पीसीपीएनडीटी की टीम ने जताई है। और अब अलवर से बड़ी खबर, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। झगड़े में एक की मौत हो गई है, 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। थोड़ी देर में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। यूआईटी थाना क्षेत्र के ग्वालदा गांव की ये घटना है। तो अलवर से ये बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक की मौत हो गई है, 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। थोड़ी देर में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
और अब दौसा से बड़ी खबर, जहां रोडवेज आकार में चक्का जाम हुआ है। रूट बंद करने से बीएमएस पदाधिकारी भड़के। रोडवेज एमडी के आदेश के बाद बसों का संचालन रोक दिया गया है। डिपो के गेट बंद कर नारेबाजी कर रहे हैं। आदेश वापस लेने तक विरोध यूं ही जारी रहेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रोडवेज आकार पूरी तरह से सूना नजर आ रहा है। रूट बंद करने से बीएमसी पदाधिकारी भड़के और जिसके चलते आपको बता दें, रोडवेज एमडी के आदेश के बाद बसों का संचालन रोक दिया गया। डिपो के गेट बंद कर ये नारेबाजी कर रहे हैं। आदेश वापस लेने तक विरोध यूं ही जारी रहेगा, ये रोडवेज कर्मियों का कहना है। का ट्रांसफर वैशाली नगर डिपो में कर दिया गया है एमडी साहब के द्वारा। और टॉप 10 में 5 नंबर पर डिपो चलने के बावजूद भी है ना, यहाँ से शेड्यूल ट्रांसफर कर दिए। जब ये शेड्यूल चले जाते हैं तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, लो इनकम हो जाती है और लो इनकम पे हमको तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है। अब भी टॉप 10 में होने के बावजूद भी समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिर आगे तो और भी नहीं मिलने का वो है। क्या विरोध, किस तरह का विरोध है? इस तरीके का विरोध है कि रूट नहीं जाए, हमारे यहाँ इनकम आती रहे और हमारे दौसा के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिलती रहे। आज सारा शेड्यूल बंद किया। आज सारा शेड्यूल इस वजह से बंद किया है कि यहाँ से वैशाली नगर डिपो में ये शेड्यूल नहीं जाने चाहिए। आईएम आतंकियों की कोर्ट में आज पेशी होगी। आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की जोधपुर में पेशी होगी। एडीजे 3 कोर्ट में आतंकियों को पेश किया जाएगा। जेपीएन पुरोहित मामले में सुनवाई करेंगे और मामले में चार्ज बहस आगे बढ़ सकती है। आईएम आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। एडीजे 3 कोर्ट में आज इन आतंकियों को पेश किया जाएगा। जेपीएन पुरोहित मामले में सुनवाई आज करेंगे। मामले में चार्ज बहस आगे बढ़ सकती है। तो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है। एडीजे 3 कोर्ट में आज जोधपुर में इन्हें पेश किया जाएगा। जेपीएन पुरोहित मामले में सुनवाई करेंगे और मामले में चार्ज बहस आगे भी बढ़ सकती है, ये संभावना भी जताई गई है। तो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से जुड़ा हुआ मामला, जिन्हें आज जोधपुर के एडीजे 3 कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईएम आतंकियों की आज कोर्ट में पेशी होगी और जेपीएन पुरोहित मामले में सुनवाई करेंगे। मामले में चार्ज बहस आगे बढ़ सकती है। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कब इनकी पेशी होगी और क्या कुछ जिरह इस दौरान चलेगी? जी, निश्चित तौर पे जो है आज इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी नेटवर्क को एटीएस ने तोड़ा था, उस मामले में सुनवाई है। 10 आतंकियों को आज एडीजे संख्या 3 जेपीएन पुरोहित के समक्ष पेश किया जाना है। पिछले लगातार 4-5 पेशी से मामला ऐसा चल रहा है कि जो है सभी आतंकियों को पेश नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आगे चार्ज बहस रुकी हुई है, जिसको लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक को ये आदेश दिए थे कि आगामी पेशी में सभी आतंकियों को पेश करे। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि कुछ आतंकियों को दिल्ली ले जाया गया है पूछताछ के लिए, वहीं कुछ आतंकियों को जो है जयपुर ले जाया गया है, जिसके चलते उनको पेश नहीं किया जा रहा है। आज मध्याह्न के समय लगभग 2 बजे के समय इनको जो है पेश किया जाएगा और आज यदि सभी को पेश किया जाता है तो जो है आज आगे की चार्ज बहस शुरू की जा सकती है और लोक अभियोग अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा जो है सरकार की ओर से जो है चार्ज बहस शुरू कर सकते हैं। जी, और जहां पर आईएम आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरह से चाक-चौबंद नजर आ रही है सुरक्षा? जी, निश्चित तौर पर लगातार पेशियों में जो है आतंकियों के परिजन जो है आतंकियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जो है सुरक्षा व्यवस्था में कई बार जो है चूक देखने को मिली है। हालांकि जब इस तरह के जो समाचार अखबार और मीडिया में टीवी मीडिया में जो प्रसारित किया जाता है, उसके बाद पुलिस एक बार फिर संजीदगी से और पूरी मुस्तैदी से पेश आती है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि इतने महत्वपूर्ण और इतने सेंसिटिव मामले में जो है पुलिस की चूक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंद्रशेखर इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों को आज जोधपुर के एडीजे 3 कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में चार्ज बहस आगे बढ़ने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पोखरण में हादसा हुआ है। बेकाबू होकर एक कार पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर रोड पर मडला गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से, जहां पोखरण में हादसा हुआ, बेकाबू होकर एक कार पलट गई है। हादसे में 2 लोगों ने जान गंवा दी, वहीं पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
जोधपुर रोड पर मडला गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो जैसलमेर के पोखरण में यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर एक कार पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें ये हादसा पेश आया है जोधपुर रोड पर मडला गांव के पास। तो हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात कर्मचारियों के आंदोलन की। प्रदेश भर के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। आज अनशन पर कर्मचारी नेता बैठे हैं। 48 घंटे तक ये अनशन पर रहेंगे कर्मचारी नेता। आपको बता दें कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी इनकी ओर से दी गई है। वेतन कटौती, एरियर जैसी 7 सूत्रीय मांगे इनकी है। सभी जिला मुख्यालयों पर अनशन लगातार जारी है। तो कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज अनशन पर बैठे हैं कर्मचारी नेता। 48 घंटे तक अनशन पर रहेंगे कर्मचारी नेता। वहीं कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी इनकी ओर से दी गई है। वेतन कटौती, एरियर जैसी 7 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। तो प्रदेश में पीपीपी ठेका प्रथा, निजीकरण और पदों की कटौती को लेकर ये विरोध है, जहां पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो। मूल वेतन कटौती प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, ये कर्मचारियों की मांग है। मूल वेतन के आधार पर ही पे मैट्रिक्स निर्धारित यहां पर किया जाए। तो पे मैट्रिक्स केंद्र के कर्मचारियों के समान यहां दिया जाए, ये भी मांग में शुमार है। 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो। प्रदेश में पीपीपी, ठेका प्रथा, निजीकरण और पदों की कटौती बंद की जाए। ये वो 7 सूत्रीय मांगे जिनको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। और इसी को लेकर आज अनशन पर कर्मचारी नेता बैठे हैं। न 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 48 घंटे तक अनशन पर कर्मचारी नेता रहेंगे। कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है। वहीं वेतन कटौती, एरियर जैसी इनकी 7 सूत्रीय मांगे हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर अनशन राज्य कर्मचारियों का जारी है। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर सहयोगी जयपुर से दिनेश और कोटा से भंवरेश चारण जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। राज्य कर्मचारियों का आंदोलन 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार चल रहा है। 48 घंटे का अनशन, किस तरह की तस्वीरें और किस तरह का विरोध दर्ज करवा रहे हैं कर्मचारी नेता? जी बिल्कुल, देखिए आंदोलन बेदस्तूर जारी है और आक्रोश काफी है कर्मचारियों में। आज से 48 घंटे का अनशन सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाना है। 11 बजे से ये अनशन शुरू करने की बात कही जा रही है। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 21 कर्मचारी नेता अनशन पर बैठेंगे। 48 घंटे तक ये अनशन चलेगा और इसके साथ ही जो दूसरे जिले हैं सभी जिलों में 11 से 21 कर्मचारी नेता ये अनशन करेंगे और इनके साथ कई कर्मचारी ऐसे भी होंगे जो क्रमिक अनशन इनके साथ लगातार करेंगे और लगातार चरणबद्ध रूप से यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद चेतावनी दी गई है कि कल कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी करेंगे और 13 तारीख को जिस दिन सरकार की 4थी वर्षगांठ होगी उस दिन पूरे प्रदेश में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। सभी जिलों में जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो चरणबद्ध रूप से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब किस तरह की पहल कर्मचारियों की तरफ से है, किस तरह की पहल सरकार की तरफ से, हम बात करते हैं कर्मचारी नेताओं से। गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए, लगातार आपका आंदोलन चल रहा है, आपने आक्रोश रैली भी जयपुर में की, सामूहिक अवकाश भी आप लोगों ने लिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई। देखिए, राजस्थान का कर्मचारी राजस्थान की सरकार का अभिन्न अंग है और इसी को लेके हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और आज का हमारा जो है 11 आदमी बैठेंगे यहाँ 48 घंटे के अनशन पे और कर्मिक अनशन पे यहाँ करीब 51 आदमी और बैठेंगे और जिलों में हमारे करीब 11 आदमी हर जिले में अनशन करेंगे और उसके बाद में हमारा कल पेन डाउन हड़ताल है और परसों हमारी जो है जिले के कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें सारे कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे प्रत्येक जिले में और ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया। सवाल वही है कि सरकार पर इस आंदोलन का अभी तक कोई असर नहीं है, नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार अभी तक सोई हुई सी लग रही है और अलग अलग संगठनों को
बांटने की कोशिश करती है। जो संघर्ष समिति अभी बनी है वो संघर्ष समिति को भी कोशिश करते हैं कि इनमें भी बिखराव हो। राजस्थान के कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं, जो जायज मांग हमारी, जो पे मैट्रिक्स केंद्र के समान पे मैट्रिक्स राजस्थान के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो लेवल 2400, 2800 और 4800 में जो लेवल बनाए गए उन लेवल को खत्म किया जाए, और जो कटौती की जा रही है 2013 की जो फिक्सेशन हुआ था उसमें। आप बताइए, सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2017 से जो है एरियर दिया जाएगा। कई कर्मचारी नेता संतुष्ट भी है इससे, लेकिन आप लोग असंतुष्टि क्यों, आप लोग असंतुष्टि जता रहे हैं जबकि दूसरा धड़ा पूरी तरह से संतुष्ट है इससे? देखिए, राजस्थान सरकार कर्मचारी महासंघ के तत्कालीन नेताओं में ये समझौता हुआ था कि केंद्र सरकार केंद्र के कर्मचारियों को जो वेतनमान देगी वही राज्य सरकार लागू करेगी। लेकिन वसुंधरा जी सरकार ने वर्तमान के अंदर ये कार्य नहीं करके कर्मचारी विरोधी कार्य किया है, जहां केंद्र में चतुर्श्रेणी कर्मचारी का वेतनमान न्यूनतम 18,000 रुपये है, वही राज्य के अंदर 17,700 रुपये करके एक छोटे कर्मचारी का आर्थिक रूप से नुकसान करने का इस सरकार ने कार्य किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा वसुंधरा जी सरकार से कि जो संघर्ष समिति है, संघर्ष समिति को पूरे राज्य के कर्मचारियों का पूर्ण रूप से समर्थन है। उनसे वार्ता करके समस्याओं का समाधान करे, पे मैट्रिक्स में जो बदलाव किया उसको दूर करे, वेतनमानों में जो कटौती की जा रही है, आप देख रहे हैं कि राज्य का पुलिस का कर्मचारी भी इसमें असंतोष है। अब आप ये देखिए, भारतीय बिल्कुल पूजा, देखिए मांग यहाँ पर जो उठ रही है वो यही है कि सरकार एक बार वार्ता की टेबल पर आए, कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ वार्ता की टेबल पर बातचीत करके इस पूरे मामले को जो है वो निपटाया जाए। और कर्मचारियों का आंदोलन क्योंकि लंबा समय अब हो चुका है, लगातार चरणबद्ध रूप से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और मांग यही की जा रही है कि जिस तरीके का जो प्रावधान केंद्र ने किया है, 7 सूत्रीय मांगे हैं और उसी को लेकर लगातार जो कर्मचारियों का आंदोलन है वो तेज होता जा रहा है। हमारे साथ कोटा से संवाददाता भंवर चारण भी जुड़े हुए, वहीं पर इसी बीच हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी मनोज भी जुड़ चुके हैं। रुक करना चाहूंगी भंवर, आपका जहां कोटा में भी आंदोलन कर्मचारियों का लगातार जारी है, प्रदेश भर में इसका असर अब देखा जाने लगा है। आंदोलन लगातार जो है वो तेज होता हुआ अब नजर आने लगा है, क्या कुछ प्रभाव इसका अब देखा जाने लगा है? 31 दिसंबर तक की क्लियरेंस करके अब मेरे को क्या है जी देखिए, आज जिस तरह से कर्मचारी आंदोलित है, आज तो दफ्तरों में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, जब कल कोटा के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सारे सरकारी कार्यालयों में कलम बंद हड़ताल कर्मचारी करेंगे। यानी वो काम पर तो जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। मोटे तौर पर पूजा इनकी मांग ये है कि जनवरी 2016 से वेतन आयोग को लागू करके वहां से इसका नकद लाभ कर्मचारियों को दी जाए। मेरे साथ बहुत सारे कर्मचारी नेता, उनसे मैं आपकी बात करने की कोशिश करता हूं। किस तरह से आपके आंदोलन की रणनीति बन रही है? कल से आप कलम बंद करेंगे? जी हाँ सर, कल कोटा जिले में समस्त कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त कर्मचारी संघ जो हमारा है, हम 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर आंदोलित हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं कि जनवरी 16 से हमें नकद भुगतान दिया जाए इसका, और जो हमारा जो भी कर्मचारी की कटौती है 4800 तक वापस की जाए, सेंट्रल पे मैट्रिक राजस्थान में लागू की जाए, संविदा कर्मचारी आंगनबाड़ी उनको स्थायी किया जाए। 5,000 में कैसे अपना गुजारा करेंगे? ये सारी मांगे आपकी पुरानी, लेकिन सरकार ने जब एरियर 3 किस्तों में देने की घोषणा कर दी है, तो फिर आपकी क्या मांग रह जाती है? देखिए सर, इसमें यह है कि सरकार ने घोषणा करी थी नगद एरियर देने की 3 किस्तों में, वो भी 3 किस्तों में नहीं, 1 किस्तों में हमें 1 किस्त में चाहिए। और उसके बावजूद अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उसके जीपीएफ में जमा कराने के आदेश हुए हैं। ये गलत है, नगद भुगतान होना चाहिए, 1 जनवरी 16 से भुगतान होना चाहिए। कलमबंद के बाद क्या रहेगा फिर आपके आंदोलन का? कलमबंद के बाद हम रैली निकालेंगे और इस बार कोटा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील होने का दावा करती है। आखिरकार हम इतने लंबे समय से आंदोलनरत हैं, राजस्थान की सरकार संयुक्त संघर्ष समिति को बुलाकर टेबल टॉक क्यों नहीं करती? पूर्ण जी, आप किस पद पे हैं और आप केंद्र के समान वेतनमान मांग रहे हैं? फिलहाल आपका वेतनमान कितना, अगर इसको केंद्र के समान किया जाए तो इसमें कितना डिफरेंस आता है? राजस्थान की सरकार के द्वारा जो 7वां पे कमीशन देने की जो बात कही गई है, उसके अंतर्गत मैं स्वयं की बात करूं
मेरा जो इन्होंने वेतन फिक्सेशन किया है वो 35,500 पर निर्धारित किया गया है। अगर सेंट्रल पेमेट्रिक के आधार पर अगर मेरा पे निर्धारण होता है, मेरा वेतनमान का फिक्सेशन होता है, तो मैं 45,000 पर मूल वेतन पर मेरा फिक्सेशन होता है। पे मैट्रिक सेंट्रल की और स्टेट की देखी जाए, राजस्थान का राज्य कर्मचारी इस बात का अध्ययन करे। राजस्थान की सरकार से जिन बातों को लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार अगर आंदोलन नहीं चाहती है तो राजस्थान के संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों से बुला के वार्ता की बात भी कही जा रही है। फिलहाल एक धड़ा कर्मचारियों का ऐसा भी है जो आपके साथ नहीं है, जैसे मंत्रालय कर्मचारी संघ, वो कह रहा है कि सरकार में विश्वास है और जो वेतन आयोग का लाभ दिया गया उससे हम संतुष्ट हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे कमजोर हो गया आपका आंदोलन? निश्चित रूप से कर्मचारियों का एक छोटा वर्ग इस आंदोलन में हमारे साथ नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ें, सने सने उनकी भी समझ में ये बात आएगी और सरकार की समर्थन नीति छोड़कर वो निश्चित रूप से आंदोलन में हमारे साथ आएंगे। आंदोलन उत्तरोत्तर मजबूत होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, लोक कल्याणकारी नीतियों पर चलना होगा। लोक कल्याणकारी नीतियों पर सरकार को चलना होगा और कर्मचारी दावा कर रहे हैं पूजा की लगातार आंदोलन उनका जारी है और वो सरकार को झुकाकर दम लेंगे। वेतन आयोग का नकद लाभ भी जनवरी 2016 से लेंगे और बाकी जो 7 सूत्री मांगे हैं वो भी सरकार से बनवा कर ही मानेंगे। मांगों को लेकर ये आंदोलन जो कि लगातार गति पकड़ रहा है, वहीं पर अब सरकार वार्ता के लिए आ गया है, ये मांग भी उठती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ जोधपुर संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात की जाए जहां पर आंदोलन लगातार जारी है, राज्य कर्मचारियों का 48 घंटे अब अनशन पर रहेंगे, अनशन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें जोधपुर में नजर आ रही है और अब कितनी उम्मीद कि इस कदम के बाद क्या सरकार वार्ता की टेबल पर आ पाएगी? जी पूजा, जिस तरीके से प्रदेश भर में कर्मचारी जो आज से अनशन शुरू कर रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर आज जोधपुर में भी दोपहर बाद जो है कुछ कर्मचारी जो नेता है वो भी अनशन पे बैठेंगे और साथ ही जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर इनका बार बार कहना है कि सरकार आगे आए और एक बार बात करे और जो वेतन को लेकर, 7वें वेतन को लेकर जो बात बिगड़ी हुई है उस बात को बनाए। हम बात करते हैं, हमारे साथ है प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी हैं कर्मचारी संघर्ष समिति के। आनंद जी, क्या क्या मांगे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं आप? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा की गई 7 सूत्री मांग पत्र पर अगर सरकार समझौता नहीं करती तो आज से हमारे कर्मचारी नेता 48 घंटे के अनशन पर बैठेंगे। कल पेन डाउन हड़ताल होगी और परसों अनशन खत्म करके कलेक्टर को, सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारी 7 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है 7वां वेतन आयोग हूबहू 1/1/16 से सरकार लागू करे। इसके अलावा दूसरी किसी तरह का समझौता हम सहन नहीं करेंगे। आनंद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष कृषि परीक्षक। एक और पदाधिकारी है सुभाष जी, क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है कि हम टुकड़ों में पैसा दे देंगे, अभी पैसा इतना है नहीं और कर्मचारी अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकले इसको लेकर? जी, मैं राज्य सरकार को आगाह करना चाहूँगा। प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति ने जो फैसला किया है उसमें अपने 8 तारीख को सामूहिक अवकाश था। आज से हमारे कर्मचारी महासंघ की संघर्ष समिति के पदाधिकारी 48 घंटे के अनशन पर बैठेंगे 2 बजे से। उसमें प्रमुख 7 मांगे हैं, जिसमें 1/1/16 से 7th पे कमीशन केंद्र के समान लागू करने और निजीकरण को वापस लेने, शिक्षा और चिकित्सा जैसे महत्व। लेकिन पैसा तो वो दे रही है, जैसे सरकार ने कहा है कि हम टुकड़ों में पैसा दे देंगे। हम चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 16 से और किस्तें नहीं हो और हमें एक मुफ्त जो नगद राशि मिले और 1/1/16 से केंद्र के समान मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके साथ ही हमारे संविदा कर्मी साथी 1987 से रेगुलराइज नहीं हुए, वो आज तक उनका मानदेय न्यूनतम मजदूरी के बराबर भी नहीं है। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि उनका मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी करने के लायक उनके पास पैसे नहीं है, उनको परिवार पालने के लिए पैसे नहीं है। सरकार उनके ऊपर भी विचार करे, शिक्षा और चिकित्सा में किए गए निजीकरण को वापस ले और कर्मचारियों के हित में किए गए फैसले जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उसके बावजूद भी वो लागू नहीं कर रही है। तो हमारी प्रमुख मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है, पूरे राजस्थान का कर्मचारी आंदोलनरत है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं उक्त फैसला को तुरंत ही लागू करें। सुभाष, आपको नहीं लगता है कि ये जो आप बार बार आए दिन जो है कभी हड़ताल कभी कार्य बहिष्कार, तो जनता जो है प्रदेश की, कभी डॉक्टरों की हड़ताल होती है, कभी कर्मचारियों की हड़ताल होती है, वो परेशान होती है, तो ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए आप लोगों से? कोई नहीं, ऐसी बात है
कि हम मतलब पब्लिक के साथ में हम पब्लिक का काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी वाजिब मांगों पे सरकार से मांग कर रहे हैं। जैसे भी हमारी जो संघर्ष समिति है, संयुक्त महासंघ जैसे भी निर्देश दे रहा है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र के समान जो केंद्र ने दिया, हमारा एक फैसला हो चुका है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कि केंद्र हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान, हम वही मांग कर रहे हैं। पूजा बिल्कुल जो तस्वीर जो निकल कर आ रही है वो यही है कि इनकी मुख्य जो मांग है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है 7वां वेतन लागू किया है, सेम हूबहू जो है वही कंडीशन में राजस्थान में भी सरकार जो है कर्मचारियों को 7वां वेतन लागू करे और साथ ही राज्य कर्मचारियों का आक्रोश, नाराजगी ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। इसीलिए 48 घंटे तक अनशन पर रहेंगे कर्मचारी नेता, ये निर्णय लिया गया। इसके बाद कल से कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा, जिससे इसका व्यापक असर अब प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी भंवर कोटा से और जयपुर से दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी। और अब बात जहां जैसलमेर के पोखरण में हादसा हुआ है, बेकाबू कार पलट गई है। आपको बता दें हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और जोधपुर रोड पर मडला गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो बेकाबू होकर एक कार पलटी, पोखरण में हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जोधपुर रोड पर मडला गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पर जैसलमेर के पोखरण में यह सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें बेकाबू होकर एक कार पलटी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। और चलिए बात करते हैं आगे आरसीएस से बैन हटने को लेकर संभावना जगी है। आरसीएस से आज बैन हट सकता है। बीसीसीआई की एसडीएम आज होगी। आपको बता दें एसडीएम बैठक आज होनी है। बैन हटाने पर कोई फैसला हो सकता है। सशर्त प्रतिबंध हटाने की मंजूरी बीसीसीआई दे सकता है। ललित मोदी को लेकर शर्त लगाई जा सकती है। वहीं पर आपको बता दें बैन हटने के बाद हाईकोर्ट में बोर्ड जवाब देगा। हाईकोर्ट ने बैन हटाने के निर्देश दिए हैं। तो आरसीएस से आज बैन हट सकता है। बीसीसीआई की एसडीएम बैठक है आज। बैन हटाने पर इसमें फैसला हो सकता है। सशर्त प्रतिबंध हटाने की मंजूरी बीसीसीआई की ओर से दी जा सकती है। ललित मोदी को लेकर कई शर्तें लगाई जा सकती है और बैन हटाने के बाद हाईकोर्ट में जवाब बोर्ड देगा। हाईकोर्ट ने बैन हटाने के निर्देश दिए थे। तो उम्मीद है कि आज बीसीसीआई की एसडीएम बैठक में आरसीएस से बैन के बादल जो कि आरसीए पर मंडरा रहे हैं वो छटेंगे और बैन हटाने का रास्ता यहां पर साफ हो पाएगा। सशर्त प्रतिबंध हटाने की मंजूरी बीसीसीआई की ओर से दी जा सकती है। ललित मोदी को लेकर एक शर्त इसमें शामिल हो सकती है जिसके बाद बैन हटाया जा सकता है। बैन हटने के बाद हाईकोर्ट में बोर्ड की ओर से जवाब दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने बैन हटाने के निर्देश दिए थे जिसके बाद सभी की नजरें बीसीसीआई की एसडीएम पर। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से संवाददाता अविनाश और जयपुर से महेश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अविनाश आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ माना जाए जो आज ये बैठक होने वाली है बीसीसीआई की एसडीएम की, कौन कौन इसमें मौजूद होगा, कितने बजे ये बैठक होगी और क्या कुछ शुभ संकेत आरसीए के लिए निकलकर सामने आएंगे इस बैठक में? 12:30 बजे के करीब ये दिल्ली में बैठक होगी, दिल्ली के ताज होटल में। इसमें कि बीसीसीआई के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है सीके खन्ना वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई है उनके भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है वो सबसे पहले ये कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जो 2 साल के लिए बैन हुई थी आईपीएल में, उसको जो है वो बैन हट रहा है। अब उसको आगे कैसे वो कंटिन्यू करेंगे उस पर एक चर्चा होनी है। दूसरी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भी चर्चा होनी है। जिस प्रकार से उस पर बैन लगा था ललित मोदी की वजह से, क्या अब कुछ रास्ता निकाल के जो है उसका बैन हटाया जाए। सशर्त मंजूरी जैसा कि आप बता रहे थे, बिल्कुल सशर्त मंजूरी रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ललित मोदी को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, कोई पद नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ही बीसीसीआई ये बैन हटाने के लिए जो है वो उस पर तैयार होगी। चलिए महेश, अगर बात की जाए महेश, सवाल एक ही है और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या आरसीए की अटकी सांसें इस एसडीएम के बाद बहाल हो पाएंगी?
की उम्मीदें यही है कि जिस तरह से आरसीए पर 3.5 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है बीसीसीआई का, और जिसके कारण यहाँ पर क्रिकेट का संचालन सही तौर तरीके से नहीं हो पाया है, तो अब ये बीसीसीआई का जिस तरह का बैन हट जाता है तो इससे पूरे क्रिकेट की गतिविधियों का संचालन, मसलन आईपीएल की बात है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की बात है, वो यहाँ पर संभव हो पाएगी। राजधानी का एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर खुद बीसीसीआई के एक्टिंग प्रेसिडेंट सीके खन्ना दौरा कर चुके हैं, सचिव दौरा कर चुके हैं, आईपीएल के अधिकारी तमाम यहाँ पर आ चुके हैं, और राजस्थान रॉयल्स भी ये चाहती है कि यहाँ पर उन्हें होम ग्राउंड मिल जाए। सरकार की मंशा है कि आईपीएल देखने को मिले, और पूरे प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब कम से कम क्रिकेट हो। तो यही निश्चित रूप से फिलहाल ये का जो टकटकी है वो इस एसडीएम पर लगी हुई है, और पूरी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से आज ये सकारात्मक फैसला होने वाला है और इस पर एक मंजूरी यहाँ पर मिल जाएगी कि ये बैन हट करके अब राजस्थान की क्रिकेट की गतिविधियां फिर से सुचारू हो सकेगी। बिल्कुल अविनाश, आपका रुख करना चाहूंगी, जहां पर हाईकोर्ट के निर्देश और इससे पहले जो राजस्थान रॉयल्स पर से भी बैन हटा दिया गया और अधिकारियों ने भी दौरा किया, क्या कुछ शुभ संकेत, क्योंकि जो तमाम पॉजिटिव वाइब्स हैं इन तमाम बातों को लेकर आरसीए के पक्ष में ही नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो नियुक्त किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही है, उनका भी यही मानना है कि हर राज्य को बराबर मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में इतने दिनों से बैन है, उससे लेकर जो है जो उनकी कमेटी है क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके अध्यक्ष विनोद राय हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये बैन किस लिए, इस बैन को हटाया जाए जिससे कि खिलाड़ियों को जो है उनकी सुविधा मिल सके, खिलाड़ियों को जो प्रोत्साहन मिल सके, खिलाड़ी आगे निकल कर आ सके। इसके बाद ये कहा गया था कि ललित मोदी के ऊपर आईपीएल में भ्रष्टाचार के आरोप है, इसकी वजह से ललित मोदी वहां पे चुने हुए प्रतिनिधि, इसकी वजह से जो वहां पे बैन लगा हुआ है। तो बीसीसीआई को ये कहा गया क्रिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ललित मोदी को हटाकर, ललित मोदी वहां पे कुछ किसी भी पद उनको न दिया जाए और उसके ललित मोदी को हटाकर आरसीए को बहाल किया जाए। तो कह सकते हैं कि शुभ संकेत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। इसके अलावा आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर बातचीत होगी। 6 नवंबर को बता दें आपको आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें यह कह दिया गया था कि जो टीमें खेल रही थी, चाहे गुजरात लॉयंस हो, पुणे सनराइजर्स हो, उनके जो प्लेयर है वो वापस से अपने अपने टीम में जा सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में। तो आज ये दोनों चीजों को लेकर ऐलान हो सकता है। चलिए, अब सभी की नजरें बीसीसीआई की होने वाली एसडीएम बैठक पर, जहां पर आरसीए की बहाली का रास्ता यहां पर निकल सकता है, बैन हट सकता है, संकट के बादल छितरा सकते हैं। शुक्रिया अविनाश और महेश इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ कैंप में फायरिंग के दौरान मारे गए एएसआई राजवीर सिंह की पार्थिव देह आज झुंझुनू के सूरजगढ़ पहुंची। राजवीर के शव को देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गई थी। उनके निधन की सूचना उनके परिवार की महिलाओं को नहीं दी गई है और बताया ये जा रहा है कि राजवीर की बेटी की आज परीक्षा है और उसका पेपर होने के बाद ही उन्हें इसकी सूचना दी जाएगी और दोपहर बाद उनके पैतृक गांव बलौदा में उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के जवान संत कुमार ने शनिवार को मामूली विवाद के बाद फायरिंग कर राजवीर समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इधर चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 28 में एक युवक की दरिंदगी सामने आई है, जिसने गली में खेल रही एक 14 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से पीटा कि गंभीर रूप से वो घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक खेलते समय गुनगुन सोनी से एक कंकर युवक की मां को जा लगा, जिसके बाद युवक ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी युवक संजय सोनी और फंडानू के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोग खेल रहे थे तो वो बोलता है कि मत खेलो। कोई बोलता कि मेरे को पत्थर लग गया, कोई पत्थर कोई लग गया होगा और उसने गुस्सा होकर उसको पीटना चालू कर दिया। तो कोई छोटा सा पत्थर आरोपी के घर में चला गया, तो आरोपी को इस बात पे गुस्सा आ गया, तो आरोपी ने आके आओ देखा न ताओ, सीधे इस बच्ची को पकड़ा और उठा के पटक दिया। 3 बार पटका है और पंच मारे, 3 बार पटका है और सब गवाह मौजूद है, मोहल्ले वाले सबने देखा इस बात।
और अब बात द बार एसोसिएशन के चुनाव की। द बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव 8 पदों के लिए जारी है। वोटिंग लगातार जारी है। अध्यक्ष, महासचिव समेत 8 पदों के लिए वोटिंग हो रही है। 12 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चुनाव हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कुल 8,886 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्षिक चुनाव जयपुर बार का है। राजस्थान यानी नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी बार है। हमने जो है पूरा का पूरा इंतजाम किया है और एक एक बूथ, एक एक हमारा पॉइंट जो है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। हमने यहाँ 13 कैमरे लगाए हुए हैं। हर बूथ पर कैमरा है, आने जाने के रास्ते पर कैमरा है और किसी प्रकार की भी यहाँ कोई गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव बड़ा निष्पक्ष और बड़ा उल्लासपूर्ण वातावरण में हो रहा है। द बार एसोसिएशन के लिए जारी वोटिंग और चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया संवाददाता दिनेश शर्मा ने। चलिए माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने इस पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया। द बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव आज करवाए जा रहे हैं और सुबह 9 बजे से जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शाम को 5 बजे तक वोटिंग यहाँ पर चलेगी और जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हलचल है, चुनावी हलचल है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो सभी जो वकील हैं, जो मतदाता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और खास तौर पर आपको बता दें कि जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव सहित जो 8 पदों के लिए यहाँ पर चुनाव होगा और साथ ही जो इसका जो परिणाम है वो कल यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन उत्साह के तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में मतदाता अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। और खास तौर पे आपको बता दें कि जो अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, वो अनिल चौधरी, कमल किशोर शर्मा, राजेश शर्मा, कर्नल संजीव शर्मा और योगेश अग्रवाल, ये अध्यक्ष पद के यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अभिमन्यु सिंह राजावत हैं यहाँ पर। और खासतौर पर 5 पदों के लिए यहाँ पर, उपाध्यक्ष पदों के लिए यहाँ पर जो वोटिंग है वहाँ पर की जा रही है। अजेंद्र पाल सिंह, बिंदिया शर्मा, श्रीमती बिंदु वर्मा, गिरिराज प्रसाद, ये भी जो उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो मतदाता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। 5 बजे तक ये जो वोटिंग है, ये का सिलसिला चलेगा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्य जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था के बीच में यहाँ पर जो वोटिंग की जा रही है और उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब यहाँ द बार एसोसिएशन के जब चुनाव होते हैं तो चुनावी रंगत यहाँ पर देखने को मिलती है। सभी जो समर्थक है वो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर मेहनत करते हैं। लेकिन जब कल परिणाम यहाँ पर निकलेगा तो उसके बाद में यह तय हो जाएगा कि किसको निराशा मिलती है तो किसी के चेहरे पर खुशी की जो लकीरें हैं वो दिखाई देती है। कैमरामैन वीनू के साथ सतवीर सिंह, ईटीवी न्यूज़, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब सिरोही की, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से एक बस जा टकराई। आरटीओ गार्ड की इस हादसे में मौत हो गई है। हादसे में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पालड़ी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसे में 7 लोग घायल हैं और हादसे के बाद की ये तस्वीरें। क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त बस को हाईवे से साइड किया गया, यातायात को सुचारू करवाया गया। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं और आरटीओ गार्ड की इस हादसे में जान चली गई। पालड़ी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दिखा नहीं आपको? नहीं, मेरे को तो वो ट्रक चलता था वो दिख रहा था, तो उसको वो ट्रक खड़ा नहीं आया तो वो उसकी गाड़ी उसने मोड़ के अपनी साइड ले आया मेरी गाड़ी के आगे। सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस 4 साल के जश्न को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। राज्य के सभी जिलों में 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। मौका खास है तो तैयारियों को लेकर मंथन भी तेज हो गया है। प्रदेश बीजेपी सरकार के 4 साल आगामी 13 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे प्रदेश बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदेश में 13 से 18 दिसंबर तक इन 6 दिनों में जिलों को बांटकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 13 दिसंबर को 6 जिलों में होंगे एक साथ आयोजन।
झुंझुनू, जालौर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में आयोजन। 14 दिसंबर को अलवर, बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा, धौलपुर और भीलवाड़ा में आयोजन। 15 दिसंबर को जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, करौली, बारां और झालावाड़ में आयोजन। 16 दिसंबर को सीकर, पाली, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और दौसा में आयोजन। 17 दिसंबर को सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और नागौर में आयोजन। 18 दिसंबर को जयपुर में होगा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन। असल में माना जा रहा है कि बीजेपी चुनावी साल होने की वजह से इन कार्यकर्ता सम्मेलनों के जरिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी और प्रदेश के हर मतदाता तक पहुंचने की रणनीति भी तैयार करेगी, जिसमें पार्टी और सरकार की ओर से नए कार्यक्रमों की घोषणा होने की संभावना है। सुधीर शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। 30 दिसंबर को डीजीपी का पदभार ग्रहण करने वाले ओपी गल्होत्रा को सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है। ऐसे में डीजीपी जल्द ही खाकी में फेरबदल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। डीजीपी को सरकार ने दिया फ्री हैंड, गल्होत्रा बनाएंगे नई टीम, अब अपराधियों की खैर नहीं। जी हां, डीजीपी के पद पर ताजपोशी के बाद अब ओपी गल्होत्रा ने खाकी में फेरबदल की कवायद तेज कर दी है। डीजीपी ने पूरी कवायद को लेकर सीएम राजे से भी मुलाकात कर ली है, जिसमें ये सामने आया है कि सीएम राजे ने ओपी गल्होत्रा को फ्री हैंड दे दिया है, साथ ही अपनी नई टीम बनाने की रजामंदी भी। डीजीपी उपचुनाव से पहले नई टीम बना सकते हैं, जिसके लिए डीजीपी ने एक्टिव अफसरों की सूची खंगालना शुरू कर दिया है। गल्होत्रा की अगर बात करें तो वो राज्य पुलिस और सीबीआई में अपनी इनोसेंट छवि के साथ हार्डवर्क के लिए पहचान रखते हैं और इसीलिए वो अपनी टीम में उन अफसरों को शामिल करना चाहते हैं जो एक्टिव होने के साथ ही काम को अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखते हों। मौजूदा समय में राजस्थान पुलिस के 5 टारगेट हैं। डीजीपी ओपी गल्होत्रा ने नियुक्ति के बाद अपनी पहली ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अफसरों को अपने इरादे साफ कर दिए हैं और 5 टास्क पूरे करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था मजबूत करना, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध से निपटना, महिला और बाल अपराधों पर गंभीरता से एक्शन लेना, साथ ही पुलिस वेलफेयर के रुके कामों को जल्द पूरा करना। जिस तरह की मंशा डीजीपी की है, उससे ये माना जा सकता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं। राकेश गोसाई, ईटीवी न्यूज, जयपुर।